नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। हमारे इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर कंटेंट। नहीं तो 5-6 साल में सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। मेरे को याद है मेरे साथ जो जो चैनल शुरू हुए थे 2020 में, मतलब तो 2020 से मैं एक्टिव था। एग्जैक्टली वही कहानी जो सबकी थी कोविड में। तो वहां से जब हम एक्टिव हुए उसके बाद से बिना मार्केटिंग बिना प्रमोशन ऑलमोस्ट 15,000 तक पहुंचना भाई हमारे लिए ठीक है, बड़ी बात है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरह चलेंगे तो बड़ी बात है, बट आई एम सेइंग आई हैव सीन चैनल्स गो इनटू 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो उस टाइम शुरू हुए। सो हम लोग मार्केटिंग करते नहीं है और सच बोलते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट हम लोग किसी के यू नो बिक्री में आते नहीं। इधर आपको कोई नीचे कैप्शन नहीं मिलेगा, ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, प्रोमो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। जो है जैसा है स्ट्रेट है ना। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक दैट और इफ यू वांट टू चेंज माय स्ट्रेटजी एंड बिकम कमर्शियलाइज। वैसे मेरे जैसा बंदा कमर्शियलाइज होगा नहीं, क्योंकि हम वो सब छोड़ के यहाँ आप लोग के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एंड मार्केट रिलेटेड चर्चा करने हैं, जिससे बेसिकली माय जॉब इज टू पास ऑन नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, नॉलेज ट्रांसफर प्लस एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके कि हम इससे क्या सीखते हैं। एंड मेक श्योर दैट जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, माय ऑडियंस, बिना व्यूज के पीछे भागे या बिना किसी चीज के पीछे चेस किए उसको कैसे इजी करना है। सो थैंक यू सो मच। वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज होती है, जब आप किसी चीज के पीछे भागते हो ना, यू आर चेजिंग समथिंग, आप नोटिस करो वो चीज आपसे और दूर जाएगी। बट आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उस तरह रखनी पड़ेगी कि मनी हो या कुछ भी हो वो आपके तरफ अट्रैक्ट। सो दैट इज एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ चेजिंग में आप जैसे पैसा, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बट पैसा कमाना और पैसे के बारे में मैनिफेस्ट करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एफर्ट क्या उस दिशा में डाला है कि मनी आपके पास अट्रैक्ट होगा। ये एक सोचने वाली बात है। लुक एट द मार्केट्स टुडे इन अ वीकली रिव्यू। भाव भगवान छे, अगर आप बाजार देखेंगे तो मार्केट्स आर नॉट रेडी टू फॉल बियॉन्ड द पॉइंट। लिक्विड ऑक्सीजन मार्केट, लिक्विड आपको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, बीच में घूम रहा है आपका निफ्टी। निफ्टी की नैया बीच में घूम रही है, इधर उधर पेंडुलम। पेंडुलम ट्रेड भी इसको कहते हैं। ऑप्शन राइटर्स के लिए तो जी ये तो मतलब एक्चुअली सांता क्लॉज का गिफ्ट हो गया है। सी जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना, उनके लिए मतलब जो कॉल राइटर पुट राइटर होते हैं, जो ऑप्शन बेचते हैं मेनली सेलर्स, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मार्केट हो गया, क्योंकि वो नीचे ऊपर दोनों के ऑप्शन बेचेंगे। वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है और प्रीमियम डीके इतना ज्यादा हो रहा है, आप लोग समझते होंगे कि भाई इतना रिस्की बाजार है फॉर एफएनओ एंड फॉर ऑप्शंस कि मैं आपको कह नहीं सकता। राइटर्स के लिए अच्छा है, उन्होंने वाकई में उनका क्रिसमस बहुत जल्दी मन गया होगा। बाय द वे वी ओनली हैव लाइक 10 days, 11 days टू बी एग्जैक्ट फॉर 2025 टू पास। मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, ये साल आपके लिए कैसा रहा, नॉट जस्ट फ्रॉम द मार्केट but from overall perspective as a person, what do you think? How did this year treat you? For me it was a mixture of ups and downs as usual, but by and large हमारे लिए मतलब मेरे लिए ठीक ठाक रहा। uh, अच्छा बोलना तो सही नहीं होगा अगेन, बट या इट वाज प्रीटी गुड एक्चुअली, मतलब ओवरऑल सही है। क्या है ना, लाइफ साइकोलॉजिकली आप देखो, जिंदगी और मार्केट्स बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड भी करते हो, जैसे वैल्यू ट्रेडिंग जो हम लोग मेंबर्स सेक्शन में जिसकी बात करते हैं, जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो अगर आप एक वैल्यू ट्रेडिंग करके वैल्यू ट्रेडर भी बनते हो ना, आप मोर देन एनीथिंग एल्स ना, यू लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ टेकिंग पोजिशंस, कब सेल करना है। अरे जल्दी सेल कर दिया, अरे थोड़ा रुक जाता है यार, थोड़ा रुक जाता तो ये स्टॉक और ऊपर जाके बेचता। और फिर उसमें दूसरी बात की, अरे मैंने बेचा ही नहीं, ये मेरा फॉर एग्जांपल डैम कैपिटल तो ऊपर टच करके वापस नीचे आ गया, मैं बेचना भूल गया। ये सब चीजें होती है, तो इससे भागने के बजाय मिस्टेक्स की बात मार्केट में बहुत अच्छी होती है कि देर इज नो प्रॉब्लम, यू मेक अ मिस्टेक बट डोंट रिपीट इट। मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, मिस्टेक
से न सीखना और उसको बार बार दोहराना वो आदत बन जाती है, दैट इज रियली बैड इन द मार्केट। मार्केट आपको मौका नहीं देगा बार बार। सो निफ्टी पे प्रेशर है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स, एंड द बिगेस्ट फैक्टर आई थिंक वी हैव स्पोकन, मतलब yours truly has been very vocal about it since it happened, is the rupee dollar equation। आरबीआई ने फिलहाल इस हफ्ते में कोशिश की रुपये को स्टेबलाइज करने की। जिस दिन हमारा वीडियो आया, आपने मैंने कहा भी था उसमें, उसके अगले ही दिन आरबीआई इंटरवीन। हम लोग सिर्फ बाजार को मापदंड में प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने साल में मैंने, आरबीआई ने इंटरवीन किया, आई हैव सीन अ वेरी प्रोएक्टिव आरबीआई, बट मैंने इतना सुस्त कभी देखा नहीं कि वो घुसना ही नहीं चाहते, उन्होंने माइंड में बना लिया है। एंड आई टोल्ड यू ना इन वन ऑफ माय अर्लियर वीडियोस, आरबीआई ने रुपी डॉलर स्वैप किया है 98.5। यानी आरबीआई का ऑफिशियल एस्टिमेट है कि 2028 दिसंबर तक वो, उनके उनकी विशफुल थिंकिंग है कि रुपी विल बी 98.5। मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि रुपया 100 पार नहीं करेगा। अब देखो, अगर ये सही होता है, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े पीएचडीज, बड़े बड़े सब, 4-4 लाख, 5-5 लाख ठाए 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 महीने की सैलरी लेने वाले, और अपना इन्फ्लेशन ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। I mean, the RBI has a lot to answer. I'm telling you, if there was anybody else in the position of the RBI, the people who run the show, डेप्यूटी गवर्नर, एक आरबीआई गवर्नर के नीचे दो उसके लेफ्ट राइट्स दिए हुए डेप्यूटी गवर्नर, 3-3 लाख रुपया पगार लेते महीने का। उनका घर 25-30 करोड़ का है, जिसमें भाड़े के घर में रहते हैं। भाड़े का मतलब भाड़ा नहीं देते हैं, घर तो उनका नहीं है, लेकिन वो बिकॉज यार डेप्यूटी गवर्नर बड़े बड़े घरों में 25-30-50 करोड़ के घर में रहते हैं, और काम करना ठीक से करते नहीं है। ऑब्वियसली बिकॉज दे वर फॉलिंग फ्लैट ऑन द इन्फ्लेशन नंबर्स, उनके उम्मीद के बहुत नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना, और ऊपर भी आता है तभी भी वो पकड़ नहीं पाते, वो तो बाद में हाइंडसाइट में उनकी आंखें खुलती है, अरे हम लोग पीछे रह गए। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है दोस्तों। एक्सपीरियंस है तो आप ठीक से सब कर सकते हो, यू कैन डू वंडर्स। आरबीआई वाज कॉट नैपिंग, दे केम, दे सॉ, दे ट्राइड, बट रुपी फिर भी उधर ही झुलस रहा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रेशर है यूएस इंडिया ट्रेड डील का, जो अब तक साइन नहीं हुई है। पता नहीं कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि 15 नवंबर तक हो जाएगी। कौन से साल का 15 नवंबर था वो भी बता देते, क्योंकि हम तो 21 दिसंबर तक ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो वो भी हुआ नहीं काम, और उसी के वजह से बाजार में प्रेशर है। प्लस ऐसा है ना कि एक चीज बहुत खाए जा रही है मुझे कि एफ आई आई ने जितना सेलिंग किया है, मैंने एक नंबर देखा, स्टेटिस्टिक देखा, और मैं काफी उससे चिंतित हूँ फॉर अ शॉर्ट टर्म, क्योंकि मुझे पता है वो सबसाइड हो जाएगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है, वो डायलॉग है ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। वाकई में वो सही है, पहली बार क्या हुआ है। सपोज करो कि एफ आई आई ने 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग की इन द लास्ट 2 इयर्स। 2.5 लाख करोड़, एक फिगर ध्यान में रखो। तो हमारे जो डीआईआई यानी देसी संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई, जिसमें म्यूचुअल फंड्स है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ के एफआई के बिकवाली के बनिस्पत उसके अगेंस्ट 5.5-6 लाख करोड़ की बाइंग की है बाजार। 5.5-6 लाख करोड़ की बाइंग, यानी मोर देन डबल। एफआईआई ने माल बेचा है, डीआईआई ने डबल से ज्यादा उठाया है, तब जाके आपका निफ्टी इस लेवल पे बैठा है और गिरा नहीं। यानी हमारे एसआईपी के पैसे के बदौलत म्यूचुअल फंड्स को वो शक्ति मिली कि वो बाय कर सके, बाय ऑन डिप्स। और लेकिन इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला कि म्यूचुअल फंड ने बाजार को संभाल के रखा, हैट्स ऑफ टू देम, और ये आप लोगों का क्रेडिट है कि आपने एसआईपी चालू रखी। दूसरा तरीका, दूसरा नजरिया इसका ये है देखने का कि डीआईआईज ने बाय कर करके एफआईआई को सीधा एग्जिट दे दिया कि अब लौट चले अपने देश वतन, और एफआईआई इंडिया में वापस कभी आया ही नहीं। लेकिन there is a saying that there is always every cloud has a silver lining। तो इस क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग पता है क्या है दोस्त? अगेन, मैं जब बोलता हूं ना इस चैनल पे, तो वो डंके की चोट पे बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। एज पर माई एनालिसिस द सिल्वर लाइनिंग इज
जनवरी का एक झटका निकल जाने दीजिए, यूएस मार्केट का एक झटका निकल जाने दीजिए, इंडिया का बजट जो 1 फेब को, अरे निम्मो ताई ताई जो प्रेजेंट करेगी, मार्जिन निकल जाने दीजिए उसका। within now and April, I think somewhere FIIs will धीरे धीरे start to come back because our valuations after that झटका या correction will be stabilized. And जैसा आप देख रहे हो, हर करेक्शन के बाद निफ्टी में बाइंग आ रही है। 25,700 का वो पहला पड़ाव ही वो तोड़ा नहीं है, 3 बार उसने टच किया, माइंड यू, तोड़ा नहीं। 24,750 के आसपास अप्रोक्सीमेट उसका 200 डेमा है निफ्टी का। तो अभी भी हम कंफर्ट जोन के निफ्टी पे 1200 पॉइंट ऊपर है। अगर 24,720 कुछ लेवल है वो अगर टूटा, 24,750 टूटा, तो आप 200 डीएमआ तोड़ के नीचे गिर रहे हो, फिर वहां से 10% और आप निकाल ही लो। 22,550 पुराना लेवल, वो मेरा ब्रह्मास्त्र सपोर्ट है। 22,550 ऑन द निफ्टी इज अ ब्रह्मास्त्र सपोर्ट, वो नहीं टूटेगा, क्योंकि यहां से निफ्टी, वी आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारी 1 सवा 1.5 साल से निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। और यही एफआईआई का कारण बेचने का यही कारण है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी गिरता गया, निफ्टी नेगेटिव रहा, वैल्यूएशंस थोड़े ईज हो रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स कमबख्त, ये अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर बढ़ जाती, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में प्राइस न्यूमरेटर है निफ्टी का भाव और अर्निंग डिनोमिनेटर है। अगर प्राइस बढ़ा नहीं है, विच इज वेरी गुड, अर्निंग अगर बढ़ेगी तो पी रेशियो नीचे आएगा ना। कॉर्पोरेट अर्निंग्स पूरा ड्राइव करेगी अब आगे, जैन अप्रैल जुलाई। लेकिन मुझे लग रहा है कि एफ आई एस विल इवेंचुअली हैव टू कम बैक धीरे धीरे, एकदम ऐसे धाकड़ तो नहीं आएंगे वो, क्योंकि रुपी की हालत तो आप देख ही रहे हो और उनको तो नुकसान ही होता है। लेकिन गाइस, एफ आई एस ने फिर निवेश किया कहाँ? पूरा चाइना का मार्केट इस साल वो लेके उठाया, फिलीपींस में उठाया, ताइवान जैसे जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है माइंड, वो उठाया। अच्छा, थाईलैंड की करेंसी का किसी को समझ में नहीं आ रहा है। थाई बात जो है वो आई थिंक 5 या 10% अप्रिशिएट कर गया है पिछले 2 महीने, जबकि वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहां ऐसे कुछ खास इंडस्ट्री, इक्का दुक्का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो भी चाइनीज कंपनीज की है सब। थाईलैंड वियतनाम में जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हो, वो एक तरह के डार्क स्टोर होते हैं, चाइना के ही है वो, पीछे से सब चाइनीज आदमी घुसा हुआ है। मेक्सिको में भी यही हाल है, सब चाइना के लोग हैं जो मेक्सिको में जाके फैक्ट्रियां खोलते हैं, क्योंकि उनको अमेरिका में बेचना है, क्योंकि मेक्सिको यूएस का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक जमाने में तो था, अभी पता नहीं ट्रम्प ने वो छोड़ा है या नहीं, बट द लॉजिक वाज कि मेक्सिको में कंपनी खोलो तो यूएस में एक्सेस मिल जाएगा। यूएस चाइना को बैन करता है कि तुम नहीं बेचोगे, वो लोग जाके वाया हांगकांग, वाया वियतनाम, वाया मेक्सिको बेच के अपना टैरिफ वैसे ही काट लेते हैं। इसीलिए एफआईआई ने चाइना की बुद्धिमत्ता पे विश्वास करते हुए पैसे वहां लगाए। चाइना का मार्केट जो पिछले 15 साल से डेड था, वो चढ़ गया 50% के आसपास, आप देख लेना आंकड़े। और हमारा बाजार चढ़ा नहीं। अभी भी हमारा निफ्टी बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन बहुत अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो अर्निंग्स अगर बढ़ेगी तो वी आर गुड, लेकिन एफआईआई देर सवेर वापस आते हैं। बहुत नेगेटिविटी, चिंता की बात जो मैंने आपको कही वो ये है दोस्तों, कि डीआईआईस ने 3 गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना ज्यादा बाइंग की, तब जाके बाजार संभला। और जिस तरह एफआईआई ने बेचा है, अगर ये बिकवाली 10 साल पहले हुई होती, तो आज निफ्टी मान के चलो बेयर मार्केट में होता, हम 20% निफ्टी पे गिर चुके होते। क्योंकि 10 साल पहले और आज में फर्क ये है कि 10 साल पहले जब बाबू खरीदता है बाबू बेचता है बोलते हैं ना, कलकत्ता में जो पुराने ट्रेडर बोले ऐसे बात करते हैं, बाबू खरीदता है बाबू बेचता है। तो अगर हम एफआईआई को फूफा जी बोले, तो फूफा जी जो 10 साल पहले जो बेचते थे, पूरा मार्केट का कंट्रोल उनके, वो जॉकी, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। ऐसे वो वीडियो गेम खेलते थे ना हम लोग बचपन में, ऐसे जॉकी पकड़ के, वैसे वो मार्केट के साथ खेलते थे। बेचा 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 और निफ्टी धड़ाम 15% गया, 20% गया। अब हमारे मार्केट का कंट्रोल धीरे धीरे डीआईआई के पास आ गया। डीआईआई आज सबसे बड़े ऑपरेटर अगर कोई है बाजार में तो वो डीआईआई। उनके पास अंधाधुन पैसे का फ्लो है, वो चाहे तो बाजार उठेगा, वो चाहे तो बाजार गिरेगा, विच इज गुड, हमारे हाथ में है। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, एंड दैट इज प्रॉब्ली माई लास्ट पॉइंट फॉर दिस वीडियो। कोई भी आईपीओ आता है, उसकी एंकर बुक ऐसे भर भर के आपको दिखेगी, क्योंकि पैसा जाएगा कहाँ? एक स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स एज अ थियरी 10% से ज्यादा लगा नहीं सकते, सेबी का रूल है। दूसरा,
10% से ज्यादा कैश में भी म्यूचुअल फंड को बैठना अलाउड नहीं है, तो 90% उनको निवेशित रहना ही पड़ेगा। तो वो पैसा बाजार को संभालने के अलावा भी इतना है उनके पास, क्योंकि 30,000 करोड़ का मंथली एसआईपी आ रहा है। तो कहाँ जाएगा वो? तो वो घूम फिर के वाया एंकर मनी आ जाता है आईपीओ में। और एक ठीक ठाक सी कंपनी, अनप्रॉफिटेबल बट बिग ब्रांड नेम मीशो की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी भी लिस्टिंग ऐसे वाह वाह हो जाती है। तो इस जाल में फंसना मत दोस्तों। एवरी आईपीओ इज नॉट गुड फॉर योर पोर्टफोलियोज हेल्थ, ये बात याद रखना, क्योंकि हर बार एंकर बुक भरेगी नहीं, हर बार ओएफएस वाला आईपीओ इस तरह चलेगा भी नहीं। आई थिंक दैट्स अ बिग रिस्क दैट वी हैव सीन इन दिस ईयर, कि कोई भी आईपीओ आ गया, किसी की भी कुछ भी होगा, वो मोर और लेस चल गया, अनलेस लेंसकार्ट जिसके खिलाफ हमने बहुत जागरूकता फैलाई। तो जो खराब है वो लेंस कार्ड इतना इतना घटिया निकला कि वो इतने बड़े लिक्विडिटी के बहाव में भी चला नहीं। इतना पैसा फैल रहा था फिर भी लेंस कार्ड चला नहीं, मतलब सोचो वो कितनी घटिया कंपनी हो सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और मैं घुमा फिरा के बात तो करूंगा नहीं, मैं सीधा मुंह पे बोलूंगा, जो है सीधा मुंह पे बोलूंगा। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे लास्ट मंथ के। वी वर वेरी बुलिश ऑन ग्रो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल, बट एज अ ट्रेनिंग केस स्टडी वर वेरी बुलिश ऑन ग्रो, एंड यू सॉ वो डबल हुआ, आईपीओ वाला डबल हुआ। एंड वी आर वेरी बेरिश ऑन लेंस कार्ड, और आपने देखा क्या हुआ। तो ये सब चीजें हैं जो बाजार को फिलहाल थोड़ा रोक के रखी है या परेशान कर रही है, या मार्केट भी सोच रहा है अभी थोड़ा रुक जाओ। और हाँ, इंडिया विक्स। सो इंडिया विक्स एक चीज है जो हमें बहुत सांत्वना देता है। इंडिया विक्स अगर 12 या 18 के बीच में आए तो मामला ठीक ठाक है, वॉलेटाइल है बट ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है। अभी वो 9.5 10 पे है इंडिया विक्स, तो वो बता रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है, और जितनी हो रही है वो वॉल्यूम्स, ट्रेड के वॉल्यूम कम है बिकॉज दिसंबर का महीना है। फुल फ्लेज ट्रेडिंग शुरू होगी अब 5 जनवरी वाले मंडे से। फर्स्ट मंडे ऑफ जनवरी से आप देखोगे एकदम सब लोग धाकड़ वे में आएंगे, और उसके बाद यूजुअली पता नहीं क्यों यूएस में प्रेशर आता ही है। मैंने कहा ना, वो वहां के लोग बेचते हैं जनवरी में, रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि उनको टैक्स सेविंग में फायदा होता है। जब वो दिसंबर में होल्ड करते हैं और बेचते हैं, उनको फायदा होता है, उनका टैक्स पेमेंट फिर April 15 2027 पे आएगा। अभी बेचेंगे तो April 15 2026 पे आएगा, 15 अप्रैल 2026। तो वो 3 हफ्ते क्रिसमस मनाएंगे, प्रॉफिट एंजॉय करेंगे, और शायद फर्स्ट वीक ऑफ जैन वही हमें पढ़ाओ ये सब पास करने। लेकिन इंडिया विक्स जो हमारा वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, वो हमें ठीक ठाक थोड़ा कंफर्ट दे रहा है। That ठीक है, इतनी भी कोई देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम लोग ठीक है, अब देखना है वो जनवरी में देखेंगे। बाजार आपको यही बोल रहा है कि अभी फिलहाल अपने हाथ टाइट रखो, थोड़ा ज्यादा उड़ो मत वैल्यूएशन देके, क्योंकि ट्रेड वॉलेटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है, इसके लिए थोड़ा भी बाइंग आएगी तो स्टॉक का प्राइस चढ़ जाएगा। और ऑप्शन में करने वालों के लिए ये सबसे अच्छे दिन है फिलहाल देखा जाए तो। इट इज वेरी सैड, बाजार में ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सो ये था इस हफ्ते का पूरा एक तरह से मार्केट रिपोर्ट, भाव भगवान छे हमारा एपिसोड, जिसमें हम लोग बहुत सारी और भी चीजें डिस्कस करते हैं। बट थैंक यू अगेन फॉर योर सपोर्ट। एंड कुछ एकाध दुक्का का क्राइटेरिया मिस हो गया होगा, जैसे म्यूचुअल फंड साइकोलॉजी। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में मल्टी बैगर ढूंढना चाहते हैं, तो या ढूंढ के निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, लेकिन सीखना चाहते हैं, हमारा मेंबर्स सेक्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक है, उस पर जरूर क्लिक करें और आज ही एक्सप्लोर करें हमारा मेंबर्स सेक्शन। एंड आपको जरूर इतना तो मैं कह सकता हूँ कि फायदा होगा। लेकिन गाइस, म्यूचुअल फंड्स में ना हमेशा हर साल, हर महीने, हर तिमाही अपना पोर्टफोलियो देख के परेशान मत होना। म्यूचुअल फंड इज अ मिनिमम 10 to 15 ईयर गेम। 10 15 साल अगर आप टिक गए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना, 30,000 करोड़ रुपया महीने का आ रहा है एसआईपी, वो तो अब आ रहा है, अगले 10 15 साल में ये बढ़ता जाएगा। Because this is exactly what happened in the US some 30 years back when they realized that mutual fund is the real game. बिना ज्यादा सोचे, बिना ताम झाम के, निरंतर डिसिप्लिन अगर आप करें कि बाजार ऊपर है या नीचे है, अपनी एसआईपी नहीं रोकनी है, एसआईपी चालू रखें।
तो आपको ठीक ठाक मतलब 16, 17, 18% CAGR, विच इज वेरी गुड बाय द वे. यू आर इन द टॉप 3% ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स इफ यू आर मेकिंग 18% CAGR. अच्छे फंड में मिल जाता है प्रोवाइडेड यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 15 years. और ये मैं बाय एक्सपीरियंस आपसे कह रहा हूँ. मेरे स्टॉक्स ने पोजिशनल ट्रेड में परफॉर्म किया है, लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ने उतना नहीं किया था, तो मैं पूरा म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हुआ. बट 15 साल से मैं भी SIP कर रहा हूँ और ठीक ठाक रिटर्न मुझे मिले हैं. जबकि मेरे फंड तो 2010 के चुने हुए थे, आज 15 साल हुए, अब मेरे पास बेटर फंड्स है. राइट, दिस इज व्हाट वी कीप डिस्कसिंग ना, कि अल्टीमेटली आपको थोड़ी स्टॉक से प्यार थोड़ी करना है यार, आपको तो पैसा कमाना है. तो पैसा कमाने के लिए यहां से मिले या वहां से मिले, फंड में आपको एक फंड मैनेजर है. आजकल फंड्स एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ. तो आप अगर स्टॉक लेके बैठोगे ना, आप प्रमोटर नहीं हो कंपनी के, आप बैठे रह जाओगे उससे प्यार करके. लेकिन वो म्यूचुअल फंड वाला उसी दौरान 3 4 बार एल्गो यूज करेगा, अपना फंड टटोलेगा, NAV शिफ्ट करेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपकी SIP सही जगह लग रही है. लास्ट पॉइंट हियर, म्यूचुअल फंड में ना हमेशा बुल मार्केट होता है. पूछो कैसे, मैं बताता हूँ. अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो फंड का NAV आपको मौका देता है कि हर SIP में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे. भाई मार्केट नीचे गिरा तो NAV थोड़ा नीचे गिरेगा, तो यूनिट ज्यादा मिलेंगे, आप पैसा तो उतना ही लगाओ. और अगर म्यूचुअल फंड ऊपर चल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाए. तो दोनों ही सूरतों में जो काम स्टॉक्स में नहीं होता है वो फंड में इसलिए हो जाता है बिकॉज आप SIP कर रहे हो. एंड दैट इज द बेसिक प्रीटेक्स्ट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसको बोलते हैं SIP, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग. ठीक है गाइस, टेक केयर. ज्यादा जानकारी के लिए डू चेक आउट आवर मेंबर्स सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.